बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। न्यूक्लियर डील बचाना है तो मई के खत्म तक कार्रवाई करें। ईरान ने यूरोप के सामने रखी डेडलाइन। मौशी पैकेज का मुतालबा। सीरिया के होम्स में एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला। इसराइल पर शुबा। हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाने की खबरें। नजरान में अलहूसियों का मिसाइल हमला। सऊदी एयरफोर्स ने किया मार गिराने का दावा। मस्जिद अक्सा के करीब फलस्तीनियों और इस्राएली फौज में झड़पें। पाबंदियों के बावजूद हजारों फलस्तीनियों ने जुमे की नमाज अदा की। साद हरीरी ने एक बार फिर वजीर आजम की हैसियत से लिया हलफ। कहा लबनान को खित्ते के बहरानों से दूर रखेंगे। किम ट्रंप मुलाकात बर्खास्त करने के अमरीकी ऐलान के बाद नॉर्थ कोरिया ने कहा अब भी बातचीत के दरवाजे खुले हैं। सलाला तूफान की जद में किसी भी वक्त साहिल से टकरा सकता है। ओमान की सड़कों पर सन्नाटा। ओहदेदार चौकस। कुमारस्वामी ने फ्लोर टेस्ट जीत लिया। बीजेपी ने किया वॉकआउट। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान न्यूक्लियर डील की। ईरान ने यूरोपीय मुल्कों के सामने न्यूक्लियर डील को बचाने के लिए इस महीने के खत्म तक की डेडलाइन दी है। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने वियना में यह बात कही। इस ओहदेदार ने ईरान और यूरोपीय मुल्कों के वजीरों के दरमियान मुलाकात के मौके पर कहा कि अगर आप ईमानदारी से पूछें तो हमें अब इस समझौते के बारे में यकीन नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि मई के खत्म तक मौशी पैकेज दिया जाएगा। ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि हमें अब तक प्लान भी नहीं बताया गया। एक दिन पहले ईरान ने न्यूक्लियर डील को बरकरार रखने के लिए बाज़ शर्तें यूरोपीय मुल्कों को पेश की थीं। इससे पहले ईरान के एक न्यूक्लियर ओहदेदार अब्बास अरगची ने कहा कि उनका मुल्क जल्द ही फैसला करेगा कि 2015 की न्यूक्लियर डील में बरकरार रहा जाए या नहीं। उन्होंने यूरोपीय मुल्कों से कहा कि वो अमेरिका की तरफ से समझौते से बाहर निकलने के बाद ईरान के मफादात की जमानत दें। अब्बास अरगची ने वियना पहुंचते हुए यूरोपीय ओहदेदारों से मुलाकात की और ट्रंप के फैसले से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। फारस न्यूज एजेंसी ने अब्बास अरगची के हवाले से कहा कि हम न्यूक्लियर डील में बरकरार रहेंगे या नहीं, इस बात का दारोमदार इस बात पर है कि दूसरे रुकन मुल्क किस तरह एक रुकन मुल्क के बाहर होने के बाद नुकसान की भरपाई करते हैं। एक दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा था कि ईरान यूरोप के साथ टकराव नहीं चाहता, लेकिन जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने माजी में साबित किया है कि वो हसास मसाइल पर अमेरिका के नक्श कदम पर चलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय मुल्कों को चाहिए कि वो ईरानी तेल की फरोख्त को अमेरिकी दबाव से बचाएं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर डील को बचाने के लिए फ्रांस और दूसरे मुल्कों की कोशिशों की तारीफ की है, लेकिन उन्होंने वार्निंग दी कि अगर यह समझौता टूट गया तो दुनिया के लिए इसके अफसोसनाक नतीजे निकलेंगे। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। इस मौके पर ईरान न्यूक्लियर डील को बचाने के रास्तों पर गौर किया गया। बीजिंग में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और चाइना के वजीर आजम ली केक्यांग ने भी न्यूक्लियर डील को बरकरार रखने की तायद की। रमजान के दूसरे जुमे के मौके पर फलस्तीनी और इस्राएली फौज के दरमियान बाज़ जगह झड़पें हुई। इस्राएली फौज और पुलिस ने मस्जिद अक्सा के इलाके को फौजी छावनी में बदल दिया था। जगह जगह नाकाबंदी की गई। इसके बावजूद मुसलमानों की बड़ी तादाद ने मस्जिद अक्सा में जुमे की नमाज अदा की। इसराइल ने मस्जिद अक्सा में आने वाले मुसलमानों पर पाबंदियां भी लगाई। 40 साल से कम उम्र लोगों को बैतुल मक़दस में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। कलंदिया इलाके से फलस्तीनी और इस्राएली फौज के दरमियान झड़पों की खबरें मिली हैं। ये झड़पें उस वक्त हुई जब इस्राएली फौज ने फलस्तीनी को बैतुल मक़दस में दाखिल होने से रोक दिया। कई जगह से फलस्तीनी नमाजियों को हरासा करने की खबरें मिली हैं। पाबंदियों के बावजूद फलस्तीनी नौजवानों ने सीढ़ियों की मदद से दीवार फैलाकर मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की। इस दौरान अल खलील या हिब्रोन शहर से भी झड़पों की खबरें मिली हैं। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि जुमेरात की रात कई इलाकों में इस्राएली फौज ने कार्रवाइयां की और हल्ला बोल दिया। फलस्तीनी नौजवानों ने जलते टायर फेंके और पत्थर फेंक कर उनका मुकाबला किया।
اسرائیل میں امریکہ کے سفیر ڈیوڈ فرائیڈمین نے القدس یروشلم کی ایک تصویر جاری کی جس میں مسجد اقصی کو نہیں دکھایا گیا۔ اس فرضی تصویر پر امریکی سفیر کو سخت تنقیدوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے پرنس ولیمز اسرائیل اور فلسطین کے علاقوں کا دورہ کریں گے۔ ان کا یہ دورہ 24 جون کو شروع ہوگا۔ اس دورے کے دوران وہ سب سے پہلے جارڈن کے دارالحکومت عمان جائیں گے۔ وہ تل ابیب اور رام اللہ کا بھی دورہ کریں گے۔ برطانیہ کی حکومت کی طرف سے شاہی خاندان کے کسی رکن کا فلسطینی علاقے میں یہ پہلا دورہ ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا کہ یہ ایک تاریخی دورہ ہوگا اور اپنی طرح کا پہلا دورہ ہوگا اور بڑی محبت سے پرنس کا استقبال کیا جائے گا۔ اس سے پہلے پرنس چارلس نے اسرائیل اور فلسطین کا دورہ کیا تھا لیکن اسے سرکاری حیثیت حاصل نہیں تھی۔ سعودی ایئر فورس نے ایک بار پھر جمعے کی صبح الحوثیوں کے میزائل حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ حملہ نجران میں کیا گیا۔ بتایا گیا کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات 12:39 پر اس میزائل کو داغا گیا جسے یمن کے الحوثیوں نے چھوڑا تھا۔ سعودی اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے ایک بیان میں کہا کہ جان بوجھ کر الحوثی نجران میں حملے کر رہے ہیں اور سویلین اور آبادی والے علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی نے مالکی کے حوالے سے کہا کہ اس میزائل کا ملبہ نجران کے ایک آبادی والے علاقے پر گرا لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس دوران الحوثی نے المسیرہ ٹیلی ویژن پر تصدیق کی کہ انہوں نے بدر-1 میزائل سے نجران کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب کا الزام ہے کہ ایران الحوثیوں کو میزائلز اور دوسرے ہتھیار دے رہا ہے جن کا استعمال سعودی عرب میں حملوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سیریا کی ایئر فورس نے ہومز کے قریب ایک ایئرپورٹ پر میزائل حملے کو ناکام بنا دیا۔ ایک دن پہلے امریکی اتحاد نے دیر الزور صوبے میں سیریا کی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے بتایا کہ ہمارے ایک فوجی ایئرپورٹ پر دشمن نے میزائل حملہ کیا اور ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ اس سے پہلے نیوز ایجنسی نے کہا تھا کہ دابا ایئرپورٹ کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ علاقہ لبنان سرحد کے قریب واقع ہے۔ کسی کے مرنے کی خبر نہیں ہے لیکن سیریا کے حالات پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے بتایا کہ ایئرپورٹ پر 6 میزائل داغے گئے۔ اس دوران اسی تنظیم نے کہا کہ اسرائیل کے حملے میں حزب اللہ اور اتحادیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے کے لیے اسرائیل پر شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل سیریا میں ایران اور حزب اللہ کے رول سے کافی فکر مند ہے۔ عراقی فوج نے سیریا کے اندر آئیسس کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا کہ ان حملوں میں آئیس کے 65 ارکان ہلاک ہو گئے۔ یہ حملے دیر الزور کے حاجن علاقے میں کیے گئے جو عراق کی سرحد سے 50 کلومیٹر دور واقع ہے۔ ان حملوں میں عراق کے F-16 ہوائی جہازوں نے حصہ لیا۔ حملوں کی ویڈیوز بھی جاری کیے گئے۔ زیادہ تر امریکیوں کا خیال ہے کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کا اثر کم ہو رہا ہے اور ایران کا رول بڑھ رہا ہے۔ ایک سروے میں 69% لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا اور کہا کہ امریکہ کی جگہ مڈل ایسٹ میں ایران، رشیا اور چائنا لے رہے ہیں۔ یہ سروے ہارورڈ کیپس ہیرس گروپ نے کیا۔ یہ سروے ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب نیوکلیئر ڈیل کے مسئلے پر امریکہ اور ایران کے درمیان کافی تناؤ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں امریکہ کے سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے سے بھی اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے۔ سروے میں 54% لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ امریکہ کو ایران نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکلنے کے بجائے ایران کے ساتھ پھر سے بات چیت کرنی چاہیے تھی۔ سروے میں کہا گیا کہ زیادہ تر امریکیوں نے پچھلے ہفتے فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے امریکہ اور اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ لبنان کے ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم سعد حریری کو ایک اور میعاد کے لیے چن لیا ہے۔ 3 ہفتے پہلے الیکشنز ہوئے تھے جس میں سعد حریری کے گروپ نے کئی سیٹیں کھو دی تھیں۔ صدر مشیل ان کے دفتر کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ صدر نے سعد حریری کو طلب کیا اور انہیں حکومت بنانے کی ذمہ داری دی۔ زیادہ تر ارکان پارلیمنٹ نے سعد حریری کو ایک بار پھر وزیر اعظم بنانے کے حق میں ووٹ دیا۔ سعد حریری نے ایک بیان میں کہا کہ وہ نئی حکومت بنائیں گے اور ان تبدیلیوں پر عمل کی کوشش کریں گے جن کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان کی تائید کرنے پر ارکان پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صدارتی محل کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ خطے کے بحرانوں سے لبنان کو دور رکھنے کی پالیسی پر عمل کریں گے اور ریفیوجی بحران سے نمٹنے کی کوشش کریں گے۔ سعد حریری کے فیوچر موومنٹ نے 6 مئی کے پارلیمنٹ الیکشنز میں اپنی 1/3 سیٹیں کھو دی تھیں۔ لبنان میں 9 سال میں پہلی بار الیکشنز ہوئے جس میں حزب اللہ اور اس کے اتحادیوں نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی۔ لبنان میں مختلف مسلکوں کے درمیان اقتدار کی تقسیم کا ایک سسٹم کام کرتا ہے جس کے تحت پارلیمنٹ کو عیسائیوں، مسلمان اور سنیوں میں بانٹا گیا ہے۔ اس انتظام کے تحت صدر عیسائی، وزیر اعظم سنی اور پارلیمنٹ اسپیکر شیعہ ہوتا ہے۔ نبیل بیری 1992 سے اسپیکر ہیں۔ انہوں نے 4 شنبے کو ہی ایک اور میعاد کے لیے حلف لیا۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से, मैं शजीउल्लाह फराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। न्यूक्लियर डील बचाना है तो मे के खत्म तक कार्रवाई करें, ईरान ने यूरोप के सामने रखी डेडलाइन, मौशी पैकेज का मुतालबा। सीरिया के होम्स में एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला, इसराइल पर शुबा, हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाने की खबरें। नजरान में अलहूसियों का मिसाइल हमला, सऊदी एयरफोर्स ने किया मार गिराने का दावा। मस्जिद अक्सा के करीब फलस्तीनियों और इस्राएली फौज में झड़पें, पाबंदियों के बावजूद हजारों फलस्तीनियों ने जुमे की नमाज अदा की। साद हरीरी ने एक बार फिर वजीर आजम की हैसियत से लिया हलफ, कहा लबनान को खित्ते के बहरानों से दूर रखेंगे। किम ट्रंप मुलाकात बर्खास्त करने के अमरीकी ऐलान के बाद नॉर्थ कोरिया ने कहा अब भी बातचीत के दरवाजे खुले हैं। सलाला तूफान की जद में किसी भी वक्त साहिल से टकरा सकता है, ओमान की सड़कों पर सन्नाटा, ओहदेदार चौकस। कुमारस्वामी ने फ्लोर टेस्ट जीत लिया, बीजेपी ने किया वॉकआउट। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को जर्मनी और चाइना ने अलग अलग शोबों में आपसी ताउन बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने वजीर आजम ली कीयांग और चांसलर एंजेला मर्कल के दरमियान बीजिंग में मुलाकात के मौके पर कई अहम मसाइल पर बातचीत की। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों से आलमी तिजारत के लिए कई खतरे पैदा हो गए हैं। अमेरिका के तनाव के बीच निकोलास मदुरो ने एक बार फिर वेनेजुएला के सदर की हैसियत से हलफ लिया। यह उनकी दूसरी मियाद होगी जो 6 साल की होगी। हाल ही में होने वाले इलेक्शंस में उन्होंने फिर से कामयाबी हासिल की, लेकिन अमेरिका और मुल्क की अपोजिशन पार्टियों ने इस नतीजे को कबूल करने से इनकार कर दिया। इलेक्शन के नतीजे सामने आने के बाद वेनेजुएला और अमेरिका ने एक दूसरे के सफारतकारों को मुल्क से बाहर किया। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए उसने अभी अपने दरवाजे खुले रखे हैं। एक दिन पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन के साथ 12 जून को सिंगापुर में होने वाली मुलाकात बर्खास्त करने का ऐलान किया था। नॉर्थ कोरिया की वजारत खारजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि हमें ट्रंप के ऐसे ऐलान की उम्मीद नहीं थी। ये बहुत अफसोस की बात है। हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि हम किसी भी वक्त मसाइल को हल करने के लिए बातचीत करने तैयार हैं। ट्रंप के इस ऐलान से एक बार फिर कोरिया में जंग के बादल मंडलाने लगे। ट्रंप ने किम जोंग उनको खत लिखते हुए कहा कि 12 जून को उनकी मुलाकात मुमकिन नहीं है। इसकी वजह नॉर्थ कोरिया की तरफ से जाहिर किया जाने वाला गुस्सा और दुश्मनी है। ट्रंप ने लिखा कि दुनिया और नॉर्थ कोरिया ने अमन, खुशहाली और दौलत हासिल करने का एक बेहतरीन मौका खो दिया है। ट्रंप के इस ऐलान से कुछ घंटे पहले ही नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि उसने अपने वादे के मुताबिक न्यूक्लियर तजुर्बा करने के मकाम को तबाह कर दिया। इस दौरान साउथ कोरिया में ट्रंप के ऐलान के बाद मायूसी देखी जा रही है। साउथ कोरिया के सदर मून जाए ने ट्रंप के फैसले पर मायूसी का इजहार किया। ट्रंप के ऐलान के बाद उन्होंने एक हंगामी मीटिंग बुलाई। इस मौके पर उन्होंने सिक्योरिटी ओहदेदारों से खिताब किया और चौकसी अख्तियार करने की हिदायत दी। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी ट्रंप के फैसले पर मायूसी का इजहार किया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी मायूसी और अफसोस का इजहार किया। अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा कि किम जोंग उन एक कमजोर लीडर नहीं है। उन्होंने नॉर्थ कोरिया की क़यादत करने की सलाहियतों का मुजाहरा किया है। तूफान मेकू ओमान के एक मशहूर तफरीही मकाम की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले इस तूफान ने यमन के सकोतरा जजीरे में जबरदस्त तबाही मचाई। बताया गया कि ओमान के तफरीही मकाम सलाला में तेज हवाएं चल रही और बारिश हो रही है। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि अगर तूफान की शिद्दत बरकरार रही तो 167 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। ओहदेदारों ने बताया कि यह तूफान किसी भी वक्त ओमान के साहिल से टकरा सकता है। इस दौरान ओमान के ओहदेदारों ने वार्निंग जारी करते हुए कहा कि तूफान सलाला से 150 किलोमीटर दूर है। उन्होंने अवाम से कहा कि वो सख्त एहतियाती कदम उठाएं और साहिल समंदर से दूर रहें। तूफान साहिली इलाके जुफार को भी अपनी जद में ले सकता है। बताया गया कि बंदरगाहों को 72 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। इस तूफान की वजह से अब तक सैकड़ों लोग बेघर हुए और 19 से ज्यादा लापता हैं। तूफान से तबाही के अंदेशों के दरमियान ओमान की सड़कों पर सन्नाटा देखा जा रहा है।
श्रीलंका के क्रिकेटर धनंजय डी सिल्वा के सियासतदान बाप को नामालूम बंदूक बरदारों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। ये वाकया एक ऐसे वक्त पेश आया जब धनंजय डी सिल्वा टीम के साथ वेस्ट इंडीज के लिए रवाना होने वाले थे। धनंजय के वालिद रंजन एक मकामी सियासतदान जिन्हें कोलंबो के करीब रतमाला इलाके में गोली मारकर हलाक किया गया। पुलिस तहकीकात कर रही है। अब तक इस वाकये के सिलसिले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। 26 साल क्रिकेटर ने इस वाकये के बाद अपना वेस्ट इंडीज का दौरा बर्खास्त कर दिया। आयरलैंड में एबॉर्शन के ताल्लुक से रेफरेंडम हुआ। आयरलैंड यूरोप के उन मुल्कों में शामिल है जो समाजी लिहाज से काफी पुराने ख्यालात रखते हैं। इस रेफरेंडम में अवाम से पूछा गया कि क्या मुल्क की 8वीं तरमीम को खत्म कर देना चाहिए जिसके तहत एबॉर्शन पर पाबंदी है। आयरलैंड की आबादी में 78% कैथोलिक ईसाई हैं। समझा जा रहा है कि ज्यादातर वोटर्स नहीं में जवाब देंगे। कनाडा में एक हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट में धमाका हुआ जिससे 15 लोग जख्मी हो गए। ये वाकया ओंटारियो सूबे में पेश आया। बताया गया कि 3 जख्मियों की हालत नाजुक है। ये धमाका जुमेरात को बॉम्बे भेल रेस्टोरेंट में हुआ। फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सका कि धमाके के वक्त रेस्टोरेंट में कितने लोग मौजूद थे। किसी ने भी हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर कहा कि वो कनाडा में हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर और टोरंटो में कौंसलेट जनरल से राब्ते में हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी ने असेंबली में फ्लोर टेस्ट जीत लिया। इस मौके पर अपोजिशन बीजेपी ने वॉकआउट किया। 3 दिन पुरानी येदियुरप्पा हुकूमत ने तहरीक एतमाद पेश की जिसे मंजूर कर लिया गया। वोटिंग से पहले कांग्रेस एमएलए रमेश कुमार को इत्तेफाक राय से स्पीकर चुना गया। बीजेपी एमएलए सुरेश कुमार ने अपना नाम वापस ले लिया। बीजेपी लीडर येदियुरप्पा ने कहा कि ये नाम इसलिए वापस लिया गया ताकि स्पीकर के ओहदे के वक़ार को बरकरार रखा जा सके। वॉकआउट से पहले येदियुरप्पा ने कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद को एक डूबता जहाज करार दिया जो इलेक्शन के दौरान किए गए अपने वादों पर अमल नहीं कर सकेगा। बीजेपी लीडर ने कहा कि अगर इत्तेहादी हुकूमत 24 घंटों के अंदर किसानों के कर्ज माफ नहीं करती है तो उनकी पार्टी रियासत भर में एहतजाज शुरू करेगी। कुमारस्वामी ने कहा कि उनकी हुकूमत तमाम तबकों को साथ लेकर चलेगी और अपोजिशन के मशवरों को भी सुनेगी। उन्होंने असेंबली इलेक्शंस के नतीजों के ऐलान के बाद पेश आने वाले अफसोसनाक वाकयात में बीजेपी के रोल पर तनकीद की। बताया गया कि 117 अरकान असेंबली ने कुमारस्वामी के हक में वोट दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने मिलकर शांति निकेतन में हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तहज़ीबी ताल्लुकात की अलामत बांग्लादेश भवन का इफ्तिताह किया। दोनों लीडर्स ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत की। इस मौके पर मोदी और हसीना की आपसी मुलाकात भी हुई। हॉलीवुड की मशहूर शख्सियत हार्वी वाइनस्टाइन ने अपने आप को न्यूयॉर्क पुलिस के हवाले कर दिया। उन पर गलत जिनसी रवैये के इल्जाम लगाए गए हैं। कई औरतों ने उन पर रेप और जिनसी हमले के इल्जाम लगाए थे। हार्वी वाइनस्टाइन ने, जिनकी उम्र 66 साल है, कहा कि उन्होंने कभी भी किसी की मर्जी के खिलाफ ताल्लुकात कायम नहीं किए। पहली मरतबा उन पर बाकायदा इल्जामात लगाए गए हैं। इस दौरान हॉलीवुड की एक और मशहूर शख्सियत एक्टर प्रोड्यूसर मॉर्गन फ्रीमैन पर भी जिनसी हरासानी के इल्जामात लगाए गए। पहले एक नौजवान प्रोडक्शन असिस्टेंट ने कहा कि 2015 में उनके साथ ये वाकया पेश आया था। इसके बाद बाज़ दूसरी औरतों ने भी मॉर्गन पर नामुनासिब रवैये का इल्ज़ाम लगाया। हार्वी वाइनस्टाइन पर इल्ज़ामात सामने आने के बाद ही सोशल मीडिया पर मी टू मुहिम शुरू की गई थी जिसके दौरान कई औरतों ने दुनिया भर में उनके साथ होने वाले वाकयात और हालात बयान किए थे और हैरान करने वाले इल्ज़ामात लगाए थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। न्यूक्लियर डील बचाना है तो मई के खत्म तक कार्रवाई करें। ईरान ने यूरोप के सामने रखी डेडलाइन। मौशी पैकेज का मुतालबा। सीरिया के होम्स में एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला। इसराइल पर शुबा। हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाने की खबरें। नजरान में अलहूसियों का मिसाइल हमला। सऊदी एयरफोर्स ने किया मार गिराने का दावा। मस्जिद अक्सा के करीब फलस्तीनियों और इस्राएली फौज में झड़पें। पाबंदियों के बावजूद हजारों फलस्तीनियों ने जुमे की नमाज अदा की। साद हरीरी ने एक बार फिर वजीर आजम की हैसियत से लिया हलफ। कहा लबनान को खित्ते के बहरानों से दूर रखेंगे। किम ट्रंप मुलाकात बर्खास्त करने के अमरीकी ऐलान के बाद नॉर्थ कोरिया ने कहा अब भी बातचीत के दरवाजे खुले हैं।
सलाला तूफान की जद में किसी भी वक्त साहिल से टकरा सकता है, ओमान की सड़कों पर सन्नाटा, ओहदेदार चौकस। कुमारस्वामी ने फ्लोर टेस्ट जीत लिया, बीजेपी ने किया वॉकआउट। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।